हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लॉ एस्पिरेंट्स डीएलए में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के वो बेसिक से 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काफ़ी काम में आने वाले हैं। चाहे वो एआईबी का एग्जाम हो या यूपी पुलिस का एसआई या पुलिस कांस्टेबल, जो सभी एग्जाम हो जहाँ संविधान पूछा जाता है, वहाँ बेसिक क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो चलते शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है दोस्तों, मूल अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में निहित है? तो दोस्तों ऑप्शन है एक आपके सामने का भाग 2, दूसरा है भाग 3, तीसरा भाग 4 और चौथा भाग 5। तो दोस्तों भाग जो 3 है इसमें हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खा। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बताऊंगा क्या और ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं। तो भाग 2 में हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, नागरिकता की। भाग 4 में हम डीपीएसपी को देखते हैं यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 हमारा यूनियन से रिलेटेड है यानी कि संघ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करता है क्वेश्चन नंबर 2 कि मौलिक अधिकारों की संकल्पना को किस संविधान से लिया गया था? तो मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के भाग 3 में जोड़े गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये ऑप्शन आप देखते हैं इसके, ए ब्रिटिश संविधान, बी अमेरिकी संविधान, सी ऑस्ट्रेलियाई संविधान या डी कनाडा का संविधान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संविधान। दोस्तों जो मूल अधिकार है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा लागू होती है। यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद 12 है वो राज्य की परिभाषा कहाँ कहाँ लागू करता है? तो ऑप्शन देखते हैं, का है संविधान के भाग 3 और भाग 4 पर, खा है संविधान के मात्र भाग 3 पर, या गा है संविधान का भाग 4 पर, या डी है या घा ये उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो जब भी हम दोस्तों बात करते हैं संविधान के भाग 3 और 4 में, तो भाग 3 का जो ये आर्टिकल 12 है वो भाग 3 में दिया गया हुआ जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। और भाग 4 का जो हम आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 36, वहाँ भी हम राज्य की सेम परिभाषा देखते हैं जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के भाग 3 और भाग 4 इन दोनों पर राज्य की परिभाषा लागू होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो बात करता है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल नहीं है? यानी कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या चीज़ नहीं आती इनमें से अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12? तो ऑप्शन है आपके सामने, का केंद्र सरकार, खा राज्य सरकार, गा पटना विश्वविद्यालय या घा कोई देवता, यानी कोई मूर्ति भी समझ सकते हैं, ऑप्शन में कभी कभी मूर्ति भी दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी यानी घा कोई देवता। यानी अगर कोई देवता उसे हम राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं करेंगे अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। बाकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई भी विश्वविद्यालय या पटना विश्वविद्यालय अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है दोस्तों, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार निहित है। यानी कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकता है, कौन सी अधिकारी है जो कर सकता है? तो ऑप्शन देखते हैं, का राज्य सरकार, खा राष्ट्रपति, गा प्रधानमंत्री या घा संसद। तो आर्टिकल जो हम 2 या 3 या 4 अनुच्छेद देखते हैं शुरुआत के ही संविधान में, तो हम वहाँ पाते हैं कि जो संसद है वो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, क्षेत्रों में उनके नाम में या क्षेत्रों में भी परिवर्तन कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संसद। संसद के पास सीमाओं के परिवर्तन का अधिकार होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद किसी नए राज्य का गठन कर सकती है? जो जैसा कि मैंने अभी पीछे ही बताया है दोस्तों, तो सेम क्वेश्चन आ भी गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में के ऑप्शन देखते हैं, ए अनुच्छेद 3, बी अनुच्छेद 4 या गा अनुच्छेद 5 या घा अनुच्छेद 368। दोस्तों मैं ऑप्शन को का खा की जगह ए बी सी भी बोल सकता हूँ, तो ज़्यादा चिंतित नहीं होना। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का यानी अनुच्छेद 3। यहाँ नए राज्यों का गठन हो रहा है यानी कि नए राज्यों का निर्माण हो रहा है। और जो हम आर्टिकल 4 पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि वर्तमान राज्यों में, क्षेत्रों में या नामों में संशोधन भी होता है, ऐसे ही है। ठीक है, और आर्टिकल 5 से हम जो है नागरिकता के प्रोविजन देखते हैं, नागरिकता यानी सिटीजनशिप के प्रोविजन देखते हैं 5 से 11 तक, 5 से 11 तक।
और जो अनुच्छेद हमारा 368 है वो हमारा है संविधान संशोधन से संबंधित, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग जो जितने भी संविधान में संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 यानी कि 368 के अकॉर्डिंग ही होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां बताता है कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला सबसे पहला राज्य था। तो ऑप्शन देखते हैं इसके, का गुजरात, खा केरल, गा आंध्र प्रदेश या गा हरियाणा। तो दोस्तों सभी को पता है, जितने भी जीएस पढ़ी है या कोई भी एग्जाम दिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये कि जो सबसे पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था स्वतंत्र भारत का, वो था आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या नागरिकता समाप्ति का एक तरीका नहीं है। तो दोस्तों ये देखते हैं ऑप्शन इसके, का परित्याग द्वारा, खा अभिग्रहण द्वारा, गा कुछ महीनों के लिए किसी अन्य देश की भ्रमण यात्रा यानी कि विजिट पे जाने के लिए अन्य देश में, और घा वंचना द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गा कुछ महीनों के लिए किसी अन्य देश की भ्रमण यात्रा। हम नागरिकता जो है परित्याग करके भी समाप्त कर सकते हैं, अभिग्रहण कर मतलब अभिग्रहण करके भी समाप्त कर सकते हैं, और वंचना द्वारा भी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन कहीं किसी जगह घूमने जाना कुछ ही टाइम के लिए या कुछ महीनों के लिए, तो वो जो है आपकी नागरिकता समाप्त नहीं करती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है दोस्तों, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द आर्थिक न्याय किस हेतु यानी किस उद्देश्य से एक संकल्प है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, का संपदा के समान वितरण हेतु, खा न्याय प्रदान करने में मितव्ययिता, गा सामाजिक आर्थिक क्रांति, या गा अपेक्षाकृत अधिक गरीब के लिए सस्ता न्याय। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, संपदा के समान वितरण हेतु। आर्थिक न्याय का जो एक संकल्प है वो है संपदा के समान वितरण हेतु, यानी कि संपदा जो है समान रूप से वितरित होनी चाहिए नागरिकों में, इसका ये उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है दोस्तों, इनरे बेरुवाड़ी एंड एक्सचेंज ऑफ इंक्लेव्स के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया। ठीक है, क्या अभी निर्धारित किया, तो ऑप्शन देखते हैं, ए विधि का शासन संविधान का हिस्सा नहीं है, बी विधि का शासन संविधान का हिस्सा है, सी उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, या डी उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। तो इंद्र बेरुवारी जो एक्सचेंज का मामला है दोस्तों, इसमें उद्देशिका से रिलेटेड मैटर था, जिसपे संविधान सुप्रीम कोर्ट ने जो माननीय उच्चतम न्यायालय है हमारे देश का, उनने जो है कहा था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है दोस्तों, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण किसे प्राप्त है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए यानी का नागरिकों को, खा गैर नागरिकों को, गा उपरोक्त का तथा खा दोनों को, या घा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर गा, उपरोक्त का और खा, यानी नागरिकों और नागरिकों दोनों को भी। हम जब भी संविधान का आर्टिकल 14 पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो विधि के समक्ष समानता रखेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति में हम नागरिकों को भी इंक्लूड करते हैं और गैर नागरिकों को भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, गा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बात करता है दोस्तों, अनुच्छेद 14 में विधि का समान संरक्षण शब्द कहाँ से ग्रहण किया गया है, यानी कि विधि का समान संरक्षण जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, का है ब्रिटिश संविधान, खा अमेरिकी संविधान, गा ऑस्ट्रेलियाई संविधान, या घा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विधि का समान संरक्षण है ये शब्द अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है खा अमेरिकी संविधान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बात करता है, संरक्षणात्मक भेदभाव किसके विचार से संवैधानिक तौर पर वैध है। तो ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) ऑप्शन का है, खा है अनुच्छेद 15(4) तथा 20(2), गा है अनुच्छेद 15(4) तथा 21, या घा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अनुच्छेद 15(4) और 16(4), यानी कि ऑप्शन हो जाएगा का। इसका राइट आंसर होगा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बात करता है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने निम्न किस बात में अनुच्छेद 15(5) को संवैधानिक घोषित किया था, यानी कि अनुच्छेद 15(5) जो है किस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसे कॉन्स्टिट्यूशनली घोषित किया था। तो ऑप्शन देखते हैं, ए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ,
बी अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, सी मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराईराजन और डी TME पाई फाउंडेशन वर्नेस कर्नाटक राज्य। तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ। इसी वाद में जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 15(5) को संवैधानिक घोषित किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बात करता है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान करता है? तो ऑप्शन देखते हैं, का अनुच्छेद 21, खा अनुच्छेद 19 के खंड 2, गा अनुच्छेद 18 या घा अनुच्छेद 15 का खंड 3। तो जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 15(3) यानी कि घा। इसमें जो है हम बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति के बारे में प्रावधान पढ़ते हैं। जब भी हम संविधान का अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे, उसका खंड 3 पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पाएंगे कि राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति है। ठीक है, राज्य जो है प्रदान करता है अनुमति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बात करता है दोस्तों, शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हक में सीटों का आरक्षण किस प्रावधान द्वारा शासित होता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, का संविधान के अनुच्छेद 15 के उपखंड 4, खा संविधान के अनुच्छेद 16 के उपखंड 4, गा संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 2 और घा संविधान के अनुच्छेद 14। तो जब हम शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के हक यानी अधिकार में सीटों के आरक्षण यानी रिजर्वेशन की बात करते हैं, सीटों के रिगार्डिंग, तो हम किस अनुच्छेद में बात करते हैं दोस्तों? तो जब हम अनुच्छेद 15(4) पढ़ते हैं संविधान का, तब वहाँ हम पाते हैं कि अनुसूचित जाति यानी SC और ST कैटेगरी के जो अधिकारों में जो है हक में सीटों का आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में बात करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर का, 16 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है दोस्तों, राजीव कुमार गुप्ता व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट 3228 राज्य सेवा में किसके लिए आरक्षण से संबंधित है? तो राज्य सेवा में जो है ये वाद किससे आरक्षण से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ए अशक्त यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, बी महिलाओं के लिए, सी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए या डी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए यानी SC तथा ST के लिए। तो जो दोस्तों राजीव कुमार गुप्ता वाला बात पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों की बात करते हैं राज्य सेवा में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए अशक्त यानी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बात करता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4 के उपखंड खा को जोड़ा गया था? ठीक है, तो अनुच्छेद 16 के 4 का खा जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, का 80वें संविधान संशोधन, खा 82वें संविधान संशोधन या गा 81वें संशोधन या घा 85वें संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गा, ऑप्शन नंबर गा यानी कि 81वें संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 16 में खंड 4 खा को जोड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बात करता है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कैचअप नियम संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी जो कैचअप का नियम है, जो रूल ऑफ कैचअप है, वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो ऑप्शन देखते हैं, का अनुच्छेद 14, खा अनुच्छेद 16 के खंड गा 4 और गा अनुच्छेद 15 का 4 या घा अनुच्छेद 16 का 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है घा, ऑप्शन घा अनुच्छेद 16 का 4 का। जब भी हम अनुच्छेद 16 का 4 का देखते हैं तो वहाँ हम रूल ऑफ कैचअप जो है, रूल ऑफ कैचअप यानी कैचअप का नियम जो है उससे संबंधित प्रावधान को देखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बात करता है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी एक वर्ष की ना भरी गई रिक्तियों के लिए एक विशेष अभियान चलाने का अधिकार प्रदान करता है? यानी कि अगर एक साल में जो रिक्तियां नहीं भरी जाती हैं उनके लिए एक विशेष अभियान चलाने का जो है राज्य को अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल देता है? तो ऑप्शन देखते हैं, का अनुच्छेद 14, खा अनुच्छेद 15(4), गा अनुच्छेद 16(4) या घा अनुच्छेद 16 का 4 खा। तो जो दोस्तों ऑप्शन नंबर घा इसका राइट आंसर होगा 16 का 4 खा जो है राज्य को अनुमति देता है या विशेष अभियान चलाने का अधिकार प्रदान करता है। अगर राज्य एक साल में जो है रिक्तियां जो है वो ना भर सकी गई हो तो उसके लिए एक विशेष अभियान चलाने का यानी कि स्पेशल कैंपेनिंग चलाने का
राइट देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बात करता है दोस्तों, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं की गारंटी की श्रेणियों में कुल संख्या है। यानी कि सीधा सीधा सवाल पूछा है कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, का 6, खा 7, गा 8 या घा 9। तो दोस्तों जब भी हम आर्टिकल 19 पढ़ते हैं तब हम उसमें देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में हमें जो कुल प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है वो है 6 प्रकार की। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी का, 6 प्रकार की, जिसमें हम देखते हैं सम्मेलन करने का अधिकार या प्रोटेस्ट करने का अधिकार या भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। ठीक है, और इसमें जो था संपत्ति का अधिकार भी पहले नहीं था आर्टिकल 19 के 1 के एफ में, जो अब रिपील मतलब जो अब वहाँ से हटा के जो है आर्टिकल 100 ए में जो है डाल दिया गया है और एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। पहले वो मूल अधिकार हुआ करता था लेकिन अब वो सिर्फ कानूनी अधिकार है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 बात करता है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या एक मूल अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके, का हड़ताल करने का अधिकार, खा शोषण के विरुद्ध अधिकार, गा समता का अधिकार या घा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो दोस्तों हम मूल अधिकार का जो पार्ट 3 पढ़ते हैं तो उसमें हम कहीं भी नहीं पढ़ते हैं कि हड़ताल करने जैसा कोई भी अधिकार हमें संविधान में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार हम पढ़ते हैं 23-24 में आर्टिकल, समता का अधिकार 14 से 18 में, ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो अधिकार दिए गए हैं लेकिन हड़ताल करने जैसा कोई भी अधिकार संविधान में नहीं है। प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 बात करता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आधार नहीं है जिसके द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर समुचित प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा जो है इनमें से आधार नहीं है जिसपे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, का राज्य की सुरक्षा, खा लोक व्यवस्था, गा नैतिकता या घा लोक नीति। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा वाक एवं अभिव्यक्ति की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की या एक्सप्रेशन की, तो उसमें राज्य की सुरक्षा पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं अगर राज्य की सुरक्षा का मामला आ रहा है, लोक व्यवस्था का मामला है तो भी, नैतिकता है तो भी। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो लोक नीति है वो राइट आंसर ये होगा घा। लोक नीति जो है संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है दिए गए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए समुचित नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 बात करता है, निम्नलिखित में से क्या एक मूल अधिकार है। तो ऑप्शन देखते हैं, का हथियारों के साथ एकत्रित होना, खा सहकारी समितियों का गठन करना, गा रोजगार का अधिकार या घा केवल धर्मादा प्रयोजनों के लिए स्थावर संपत्ति का स्वामित्व धारण करने हेतु धार्मिक संप्रदायों का अधिकार। तो जब भी हम आर्टिकल 19 पढ़ते हैं उसमें देखते हैं सहकारी समितियों का गठन करना, ये भी हमारे पास अधिकार होता है, रोजगार का भी अधिकार है और धार्मिक संप्रदायों का अधिकार भी है। ठीक है, धार्मिक सभाएं करने का भी अधिकार है, लेकिन हमारे पास हथियारों के साथ एकत्रित होने का अधिकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, 24 का जो हो जाएगा का। ठीक है, मूल अधिकार हथियारों के साथ एकत्रित होना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 बात करता है कि राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित सम्मान प्रदर्शित करने की क्या अनिवार्यता है। कि मतलब राष्ट्रगान के प्रति जो सम्मान हम प्रदर्शित करेंगे तो उसके लिए अनिवार्य क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, ससम्मान खड़ा होना और गाना यानी का, और खा ससम्मान खड़े होना, गा उसे गाना, घा या झुकना। तो राष्ट्रगान पढ़ते समय बच्चों मतलब दोस्तों हमने बचपन से ही स्कूल जाते टाइम से ही हमने जो है राष्ट्रगान के समय पे एक सावधान मुद्रा में खड़े होकर जो है राष्ट्रगीत पढ़ने को हम देखते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसे गाना ही ज़रूरी है, सिर्फ ससम्मान खड़ा होना एक अनिवार्य है। जहाँ भी राष्ट्रगान होता हो वहाँ सबको खड़े होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का वो हो जाएगा खा, ससम्मान खड़े होना ये अनिवार्य है। अगर राष्ट्रगान कहीं भी हो रहा है तो एक नागरिक का, एक जो देशभक्त का जो मतलब दायित्व बनता है वो खड़े होकर उसको ससम्मान जो है सुनने का होना चाहिए। वो गाए या ना गाए वो उसकी इच्छा पे है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 बात करता है दोस्तों, भारत में निवास कर रहा एक पाकिस्तानी नागरिक
किस मूलभूत अधिकार का दावा नहीं कर सकता? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। का विधि के समक्ष समता, खा जीवन एवं निजी स्वतंत्रता, गा व्यापार एवं पेशे की स्वतंत्रता, घा धर्म की स्वतंत्रता। तो अगर भारत में पाकिस्तानी या कोई भी विदेशी नागरिक भी अगर निवास कर रहा है तो वो जो है 26 के अकॉर्डिंग जो है व्यापार एवं पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 बात करता है दोस्तों, यह पूर्व में एक मूल अधिकार हुआ करता था किंतु अब एक विधिक अधिकार मात्र है। तो ऑप्शन है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का, खा है संपत्ति का अधिकार, गा शोषण के विरुद्ध अधिकार, घा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो दोस्तों संपत्ति का अधिकार है ये पहले जो है हमारा मूल अधिकार हुआ करता था आर्टिकल 19 के 1F में, जो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था पीछे ही। तो जो ये जो है हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हटा दिया गया है। अब जो है आर्टिकल 100 में के ए में ये जो है निहित कर दिया गया है, जो कि विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार के मात्र रूप में कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, संपत्ति का अधिकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों, बात करता है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होना समाप्त हुआ था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होना कब समाप्त हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं। का 1975 में, खा 1976 में, गा 1978 में या घा 1979 में। तो जो संपत्ति का मूल अधिकार है ये समाप्त कब हुआ था? ये 1979 में जो है समाप्त हो गया था। 28 का जो है हमारा घा 1979 राइट आंसर होगा, तब समाप्त हो गया था। 44 संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, लेकिन 1979 से ये समाप्त हो गया था पूर्णतः। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 बात करता है दोस्तों 29 क्वेश्चन नंबर बात करता है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के अधीन नहीं आता? तो ऑप्शन देखते हैं इसके। का पूर्वव्यापी विधियां, खा निवारक निरोध, गा दोहरा खतरा या घा आत्म दोषारोपण। तो जो धारा वो क्वेश्चन 29 है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का वो होगा ऑप्शन नंबर खा निवारक निरोध। निवारक निरोध जो है वो अनुच्छेद 20 के अधीन नहीं आता है। बाकी ये सब चीज़ें पूर्वव्यापी विधियां भी आती हैं, यानी कि पहले में जो विधियां हुई हो दोहरा खतरा, यानी कि जैसा कि हम 20 में पढ़ते हैं डबल जीओ पार्टी और आत्म दोषारोपण, ये खुद से ही किसी को दोषी का बनाने की नहीं है। लेकिन निवारक निरोध जो है आर्टिकल 22 में पढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों, बात करता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरे संकट के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है? तो ऑप्शन है ए यानी का अनुच्छेद 22(2), खा अनुच्छेद 21(2), गा अनुच्छेद 20(2) या घा इनमें से कोई नहीं। तो जो आर्टिकल 20(2) हम पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें ही हम पढ़ते हैं दोहरे संकट के सिद्धांत को जो है मान्यता देता है ये आर्टिकल 20(2). इसमें ही बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक मैटर के लिए, मतलब एक केस के लिए उसी व्यक्ति को उसी मैटर में दोबारा हम दंडित नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल 20(2) ये बात करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 बात करता है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आत्म दोषारोपण के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये वही क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया है इनने, लेकिन इसमें जो है राइट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, अनुच्छेद 20(2) में हम दोहरे दंड से संबंधित प्रावधान देखते हैं, जो हमारा डबल जीओ पार्टी से संरक्षण प्राप्त करता है। 20(3) में हम उसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जो है कन्फेस कराने के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे कि तुमने वो अपराध किया है, कबूल करो। ठीक है, आर्टिकल 20(3) जो है इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों बात करता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 के खंड 3 आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार की गारंटी किसे प्रदान करता है? ठीक है, तो जो 20 का 3 है वो किसको गारंटी प्रदान करता है दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार से? तो ऑप्शन है का किसी साक्षी को, खा किसी अभियुक्त को, गा किसी व्यक्ति को या घा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा किसी अभियुक्त को। कोई अभियुक्त पुलिस की हिरासत में है या किसी मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, तो वह मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति जिसकी हिरासत में वह है लीगली, तो वह उस पर दबाव नहीं बना सकता कि वो कबूल करे कि उसने वह अपराध किया है। ठीक है, तो ये 20(3) का संरक्षण जो है अभियुक्त को प्राप्त है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 बात करता है दोस्तों, किस अनुच्छेद में कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 256। तो जो अनुच्छेद कानून की उचित प्रक्रिया का जो प्रावधान है या सिद्धांत है, इसका जो थ्योरी है वो आर्टिकल 21 में दी गई है। 21 में हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो उसके लक्षण पाते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है 33 होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 बात करता है दोस्तों, कौन सा मूलभूत अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है? यानी ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो सभी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो चाहे गैर नागरिक, सभी को प्राप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसके। का संघ गठित करने का अधिकार, खा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार, गा शांतिपूर्वक जमा होने का अधिकार, घा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अभाव संचरण का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर खा। ऑप्शन नंबर खा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार। ये नागरिकों और गैर नागरिकों को सभी को प्राप्त है, यानी कोई भी व्यक्ति हो उसे प्राप्त है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 बात करता है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार की खोज की गई है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न है। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसने निजता के अधिकार किस आर्टिकल में देखा है? तो ऑप्शन देखते हैं। का अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, खा अनुच्छेद 19 के तहत, गा अनुच्छेद 21 के तहत या घा अनुच्छेद 22 के तहत। तो अनुच्छेद 14 में हम समता के अधिकार को देखते हैं, तो ये नहीं होगा। 19 में हम फ्रीडम ऑफ स्पीच देखते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों अनुच्छेद 21, यानी कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिव। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही हम निष्ठा के अधिकार को पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 बात करता है दोस्तों, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। न्यायमूर्ति जो थे ये रिटायर से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे। ठीक है, तो 2017 निर्णय किया गया है। तो कितने न्यायमूर्तियों की पीठ ने निर्णय किया है इसे? तो ऑप्शन है ए 9 न्यायमूर्तियों की पीठ द्वारा, बी 7 न्यायमूर्तियों द्वारा, सी 11 न्यायमूर्तियों की पीठ द्वारा या डी 5 न्यायमूर्तियों की पीठ द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए 9 न्यायमूर्तियों की पीठ द्वारा जो है के.एस. पुट्टास्वामी वाद जो है निर्णित हुआ था 2017 के अंदर, वर्ष 2017 में। और अब तक जो है सबसे बड़ी बेंच कौन से मैटर में बैठी है दोस्तों? तो पढ़ा हुआ आपने केशवानंद भारती केस, उसमें सबसे ज्यादा जो है न्यायमूर्ति बैठे गए थे, उसमें कुल 13 जजेस की बेंच बैठी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 बात करता है दोस्तों, अनुच्छेद 21 का 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार को संविधान में किस संशोधन द्वारा अंतर्निहित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन देखते हैं। ए 43वें संशोधन 1977 द्वारा, खा 86वें संशोधन 2002 द्वारा, गा 70वें संशोधन 1992 या घा 74वें संशोधन 1992। तो जो अनुच्छेद 21 का यानी कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है संविधान में हमारे, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा खा, यानी 37 का आंसर होगा खा। चलते हैं क्वेश्चन 38 की ओर। 38 क्वेश्चन बात करता है 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन देखते हैं। का अनुच्छेद 21 का, खा अनुच्छेद 14, गा अनुच्छेद 21 या घा अनुच्छेद 45। तो जो अनुच्छेद 21 है, इस 21 का इसी में ही जो है हम देखते हैं 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है संविधान ने प्रदान किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था अभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 बात करता है दोस्तों, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू किए जाने पर राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित अधिकारों को छोड़कर शेष को निलंबित करने का अधिकार है? यानी कि कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जिनको छोड़कर वो सारे जो मूल अधिकार हैं उसको निलंबित कर सकता है अगर आपातकाल लगा हो आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। का अनुच्छेद 19 एवं 20, खा अनुच्छेद 20 एवं 21, गा अनुच्छेद 21 एवं 22 या घा अनुच्छेद 19, 20 एवं 21। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर खा।
अनुच्छेद 20 और 21 जो ये आर्टिकल है ये किसी भी आपातकाल में निलंबित नहीं होते हैं। बाकी जितने भी शेष मूल अधिकार हैं सारे जो है सस्पेंड कर दिए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। सिर्फ ये दो अनुच्छेद 20 और 21 को जो है राष्ट्रपति निलंबित नहीं करता किसी भी परिस्थिति में। चलते हैं अगले क्वेश्चन 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 बात करता है दोस्तों, भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस ऐतिहासिक निर्णय में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा निर्देश धारित किए थे? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, बी नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, सी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, या डी हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। तो जो कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ अ वुमन एट वर्क प्लेस का जो मैटर था वो हिस्टोरिकल मैटर जो है विशाखा बनाम राजस्थान नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 41 का देखते हैं। तो बात करता है ये निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 3 तलाक की संवैधानिकता पर विचार किया? यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो है 3 तलाक की संवैधानिकता पर किस केस में जो है विचार किया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ए शायरा बानो बनाम भारत संघ, बी नाज फाउंडेशन बनाम भारत संघ, सी डैनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ, या डी शबनम हाशमी बनाम भारत संघ। तो जो 3 तलाक का फेमस केस है वो दोस्तों शायरा बानो बनाम भारत संघ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अभी हाल ही में इसी केस पे एक मूवी बनी है जो सभी ने देखी होगी, हक, जिसमें इमरान हाशमी ने एक किरदार निभाया है शायरा बानो के पति होने का। ठीक है, और यामी गौतम एक हीरोइन है, उन्होंने जो है शायरा बानो का रोल अदा किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 बात करता है दोस्तों, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक अभियुक्त व्यक्ति को आरोप की प्रकृति एवं कारण का सूचना के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? तो ऑप्शन देखते हैं। का अनुच्छेद 22(1), खा अनुच्छेद 20(3), गा अनुच्छेद 212, या घा अनुच्छेद 22(4)। तो 42 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर का अनुच्छेद 22 का 1। ये जो है अभियुक्त को जो कोई भी अभियुक्त व्यक्ति है उसको आरोप की प्रकृति या कारण की सूचना के अधिकार यानी जानने की क्या प्रकृति है उसके आरोप को, मतलब किस प्रकृति का आरोप लगा है और उसका जो है सूचना जो है मांग सकता है वो किस बिना पे मुझे अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 बात करता है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत उसमें उल्लिखित कतिपय प्रावधानों के अपवादों के साथ यानी कि एक्सेप्शन के साथ निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की अधिकतम अवधि क्या है? यानी अनुच्छेद 22(4) के तहत जो है किसी व्यक्ति को मैक्सिमम कितने टाइम तक जो है निरुद्ध करके रखा जा सकता है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन देखते हैं। ए यानी का 2 माह, खा 3 माह, गा 4 माह, या घा 6 माह। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर खा 3 माह। 3 माह से ज़्यादा हम जो है किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध नहीं कर सकते, डिटेन नहीं कर सकते। ये जो मैक्सिमम पीरियड होगा वो 3 माह होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 बात करता है दोस्तों, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने। का अनुच्छेद 14, खा अनुच्छेद 19, गा अनुच्छेद 21, या घा अनुच्छेद 23। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का वो होगा घा अनुच्छेद 23 में ही हम देखते हैं मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 14 में राइट टू इक्वलिटी पढ़ते हैं, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, और अनुच्छेद 21 में पढ़ते हैं लाइफ टू लिव, मतलब राइट टू लिव यानी विराड़ागंध दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 बात करता है दोस्तों, किसी भी कारखाने में कितने वर्ष की आयु से कम किसी बालक को नियोजित नहीं किया जाएगा? यानी कि ऐसा मतलब प्रावधान जो हमारे संविधान में दिया गया है कि किसी भी कारखाने में जो है इस उम्र के बच्चों को जो है नियोजित करना प्रतिबंधित है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। का 14 वर्ष, यानी खा 15, गा 18, या घा 12। तो जब भी हम आर्टिकल 23 या 24 या 43 आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसमें बच्चों को जो है कि 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अगर किसी भी खतरनाक कार्य में लगाया जाता है या किसी ऐसे कारखाने में जहाँ उनकी जान को जोखिम हो तो वो जो है प्रतिशत लगाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा का 14 वर्ष बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बात करता है दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
किसके आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। यानी जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, किस आधार पर जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन देखते हैं, ए नैतिकता, बी लोक व्यवस्था, सी स्वास्थ्य या डी राज्य की सुरक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर घ, राज्य की सुरक्षा। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के मैटर जो है इस आधार सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के बेस पे जो है हम राइट टू रिलीजियस को जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। बाकी मोरालिटी, नैतिकता या पब्लिक अरेंजमेंट, लोक व्यवस्था या हेल्थ, इन तीनों मैटरों पे हम जो है धार्मिक स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन राज्य की सुरक्षा पर हम राज्य धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 47 बात करता है दोस्तों, मूल अधिकारों के परिवर्तन के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो ये आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 226 रिगार्डिंग भी प्रश्न कह सकते हो, लेकिन ये मूल अधिकारों के परिवर्तन की बात कर रहा है तो मूल अधिकार जो है आर्टिकल 32 में ही समाहित करते हैं। आर्टिकल 32 ही जो है अधिकारों से रिलेटेड है। 226 हमारा जो है बहुत बाहर चला जाता है, उसमें विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार या कोई संवैधानिक या निजी अधिकार भी शामिल है, वो बहुत ब्रीफ है। तो इसके जो ऑप्शन देखते हैं वो है ए 6 प्रकार के, बी 4, सी 5 या डी 3। तो जो हम संविधान में रिटें पढ़ते हैं वो हम 5 प्रकार की पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। तो 5 प्रकार की पढ़ते हैं हम। तो पहली देखते हैं, पहली कौन सी होती है, हेबियस कार्पस, दूसरी मैंडामस यानी कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण, पांचवी अधिकार परीक्षा। तो ये 5 तरीके की रिटें जो है हम संविधान में पढ़ते हैं। और मूल अधिकारों की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम जारी कर सकते हैं, और अन्य अधिकारों की बात करते हैं तो आर्टिकल 226। और दोस्तों ये भी देखना है कि आर्टिकल 32 में हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं रिटों के लिए और 226 में हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 बात करता है दोस्तों, जनहित याचिका को भारत में किसके द्वारा लागू किया गया है। यानी कि जनहित याचिका जो है PIL, इसको भारत में किसने लागू किया है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए यानी का संवैधानिक संशोधन द्वारा, खा न्यायिक पहल द्वारा, गा राजनीतिक दलों द्वारा या घा संसदीय अधिनियम द्वारा। तो ये जो जनहित याचिका का जो मैटर है दोस्तों, ये इसे भारत में लागू करने की जो पहल की गई है वो न्यायिक पहल होती है, ये एक न्यायिक पहल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा न्यायिक पहल, क्योंकि इसके जो जनक माने जाते हैं भारत में वो जस्टिस PN भगवती जी को माना जाता है, और इनकी जो जननी माना जाता है, PIL की जो जननी है, जो लेडीज हैं या माता हैं, उनको हम कपिला हिंगो रानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें जो है, ये दो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है कि जनहित याचिका यानी PIL के जनक जो है PN भगवती जी हैं और जननी जो है वो है कपिला हिंगो रानी। ठीक है, ये बहुत फेमस वकील थी एक अपने टाइम में, और इन्होंने ही पहली PIL भारत में दायर की थी। पहली PIL कपिला हिंगो रानी ने ही दायर की थी। कौन से बाद में, तो ये बात था हुसैनारा खातून वाला बनाम बिहार राज्य वाला, जिसमें विचाराधीन कैदी जो थे उनके रिगार्डिंग इन्होंने फर्स्ट PIL दायर की थी। कब की थी, 1979 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको PIL से संबंधित याद रखनी है, जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, पेपरों में ही पूछी जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 बात करता है दोस्तों, किसी नियुक्ति के वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध होने पर कौन सी रिट जारी की जा सकती है। यानी कि कोई अपॉइंटमेंट है जो लीगल प्रोविजंस के अगेंस्ट है, जो कानून का जो है उल्लंघन कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है। तो ऑप्शन देखते हैं, का परमादेश, खा उत्प्रेषण लेख, गा अधिकार परीक्षा या घा प्रतिषेध। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर का अधिकार परीक्षा। अगर कोई ऐसी नियुक्ति है जो वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध है तो उस पर हम अधिकार परीक्षा रिट जारी करेंगे, जिससे उससे जिसका मतलब होता है कि किस अधिकार से, आप किस अधिकार से वो पोस्ट या वो पद धारण किए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 50 बात करता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध, मतलब न्यायिक और अर्धन्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ऐसी कौन सी रिट है, एकमात्र रिट, यानी केवल का मतलब यहाँ एकमात्र रिट ऐसी है जो हम न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध भी जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं इसके, का परमादेश, खा बंदी प्रत्यक्षीकरण, गा उत्प्रेषण लेख या घा अधिकार परीक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का वो होगा
ऑप्शन नंबर ग उत्प्रेषण लेख। ये एकमात्र रिट है जो हम न्यायिक अथवा गैर न्यायिक अधिकारियों यानी कि जुडिशियल और नॉन जुडिशियल ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी जो है जारी करवा सकते हैं माननीय न्यायालय द्वारा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो के 50 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाया था मैं, जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं या पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। तो धन्यवाद।